हेलो एवरीवन। अभी हम अपने प्रीवियस सेक्शन में जो भी देखे थे प्रीवियस में, अब उसे आगे लेके चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स है, पहले एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, है ना, और कैसा विस्कोसिटी का वेरिएशंस कैसे होता है, किस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, किस में नहीं डिपेंड करती है, ऐसी चीजें देखेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे भी फर्स्ट क्वेश्चन एक दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखना, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज filled between an outer fixed cylinder and an inner cylinder as shown in figure। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे ये बोल रहा है the central solid cylinder start rotating with an initial angular velocity omega naught। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द एंगुलर वेलोसिटी calculate the time after which the angular velocity of the central cylinder become half its initial velocity। ठीक, तो क्वेश्चन में छोटा सा दो डायग्राम भी ऐसा बनाया है कुछ, देखो। जैसे ये क्वेश्चन में जो डायग्राम बना हुआ है, एक सिलेंडर कुछ इस तरह से ऐसा है, इसके इनर में भी एक सिलेंडर है। ठीक, इनके बीच में किसी थिकनेस का, मतलब जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, वो फ्लूइड है, ठीक, या लिक्विड है। इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया है कि ओमेगा नॉट है, और इसका जो मास है, मास कितना है मेरे पास यहाँ पे, स्मॉल m है, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास, l है। ठीक, इस तरह से है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दोनों की रेडियस कैसी है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट है। इनर की रेडियस r1 है, आउटर की रेडियस कौन सी हमारे पास, r2 है, और ये मेरे पास यहाँ से ओमेगा नॉट हुआ, और ये मेरे पास लिक्विड यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिक्विड की विस्कोसिटी ईटा है। क्वेश्चन पे ये पूछा है कि इस टाइम के बाद वो अपनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल में क्या है कि ऐसा एक सरफेस है और अंदर वाले को घुमा रहे हो, तो अब ये फ्लूइड जो है ये इसके मोशन का क्या करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, और रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा तो अपोज करते करते ये कैसा, ओमेगा नॉट से कहां पर, ओमेगा नॉट बाई 2 तक आ जाना चाहिए। तो वो टाइम बताना है। तो बॉडी की अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस है, मतलब ये कंफर्म है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस है, मतलब उसके किस में चेंजेस हो रहा होगा, टॉर्क एक्चुअल में अप्लाई हो रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो मतलब मेरे पास वहां पे एक एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होगा। और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पे इतनी चीजें हमें खुद ब खुद सोचना है, खुद ब खुद सोचना है। जब इतना सोचोगे तब जाके आपको क्लियर। अब बात ये आई कि मुझे यहाँ पर अगर देखो, तो इसकी इनिशियल, अब मेरे पास कैसा है कि अगर इस पे एक्सेलरेशन है तो मैं बोल रहा हूँ टॉर्क है, और टॉर्क है तो मैं यही तो फाइंड करूंगा कि समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू आई इंटू कितना होना चाहिए, अल्फा। अल्फा ही की तो वैल्यू मुझे काउंट करना है। ठीक, अब मेरे पास टॉर्क के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो अगर देखो ये लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो अगर ये मेरे पास अंदर का सरफेस ओमेगा नॉट से इस साइड मूव कर रहा है, तो एक्चुअल में इसके मोशन के अपोजिट में हमेशा एक फोर्स आएगा, जिसे कौन सा फोर्स कहोगे, विस्कोस फोर्स कहोगे, एफ। ये हमेशा इसके रिलेटिव मोशन क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो ये सरफेस की इस इनर पोर्शन पे, ऐसे इनर पोर्शन पे जो लिक्विड है वो अगर मान के चलो ऐसे घूम रहा है, ठीक, तो जो लिक्विड का अपोज होगा उसके अपोजिट साइड होगा, तो वो कुछ इसी तरह से हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा।
क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा देखने को मिल रहा है, एक इस डायरेक्शन पे, तो हमेशा वो सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन पे अप्लाइड हो रहा होगा। तो विस्कोस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? आप अभी जानते हो कि ईटा पे डीवी बाई ओ क्या लिखते हो? डीएक्स लिखते हो। ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में ईटा के फॉर्मेट में ही गिवन है। एरिया कितनी होगी? एरिया ये कौन सी होती है? एरिया एक्चुअल में ये कॉन्टेक्टिंग एरिया होती है। तो इस मतलब इस होलो सिलेंडर, मतलब ये जो अंदर सिलेंडर है, इस सिलेंडर की सरफेस एरिया कितनी होगी? तो आप लिखोगे इसका सरकमफेरेंस 2 पाई, इनर रेडियस क्या है मेरे पास? R1, यही लिखोगे, ठीक, इनटू इसकी लेंथ कितना हो गया मेरे पास? L, और ये क्या हो गया? dv बाई ओ dx, यही होगा, ये एफवी की वैल्यू होगी, ठीक। अब देखो कितनी चीजें हम गड़बड़ करते हैं और कितनी चीजें हम सही करते चलते हैं, ये सब चीजें हम देखते हुए धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे इंपॉर्टेंट क्या है? डीवी बाई ऑफ डी एक्स, क्या ये स्पीड को बढ़ाएगा क्या? अगर जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पर डीवी बाई ऑफ डी एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है, चलो ठीक है, अभी मैं ऐसा ही रहने अभी ऐसा ही रहने देता हूँ, लेकिन टॉर्क तो लग रहा होगा, और टॉर्क किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? इस सेंटर के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगा? एफ वी इंटू ओ, कौन सा होगा? आर। अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं या इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखूं, यही टॉर्क होगा। इजे इक्वल टू कितना हो गया? आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, एक्चुअल में मुझे वो डी एक्सेलरेशन, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या? क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लाई करता था, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई करता था? वही के लिए अप्लाई करता था। बट यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। कैसा है? वेरिएबल है। रीजन, क्योंकि कौन सा? विस्कोस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्पीड कम होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, या विस्कोस फोर्स, सॉरी, विस्कोसिटी क्या होती जाती? विस्कोसिटी बोल रहा हूँ, विस्कोस फोर्स धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और विस्कोस फोर्स अगर कम हो रहा है, तो मतलब ये टेंजेंशियल फोर्सेस धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। और कम हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन हर टाइम पे वेरी करेगा, मतलब यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं है। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कभी भी इस फॉर्मेट को अप्लाई ही नहीं कर सकते, या फिर कभी भी इस फॉर्मेट को हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है कि ये तब के लिए मात्र अप्लाई होता है जब एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, और अगर नहीं देख सकते तो अल्फा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डी ओमेगा बाई ऑफ किसमें? डी। अब देखो एफ वी की वैल्यू कितना है मेरे पास? ईटा इंटू 2 पाई, अगले में कितना हो गया? R1, और ये भी कितना होगा? R1 होगा, ठीक। 2 पाई R1 का क्या हो जाएगा मेरे पास? स्क्वायर लिख दूं क्या डायरेक्टली? इंटू L, और ये कितना हुआ? dv बाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई ऑफ डी। अब देखो तुम्हें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी टी के फॉर्मेट में, ओमेगा तो तुम्हें मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तुम लिखोगे ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाय टी, और टाइम टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके टी। लेकिन अभी समस्या मेरे पास कौन सा टर्म है मेरा? मेरे पास जो समस्या मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो मेरा टर्म कौन सा है? ये टर्म। कहीं से मुझे इसकी बस वैल्यू आ जाए तो मेरा काम बन जाए, मैं तुरंत आंसर निकाल के इसका रख सकता। जैसे ही dv बाई ऑफ dx मिल गया मुझे, मेरा काम हो जाएगा, और मुझे उसी की वैल्यू चाहिए। तो कैसे मिले dv बाई ऑफ dx? तो आप देखो ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप देखो जो फ्लूइड है, ये कैसा, इसमें मेरे पास इस साइड डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक। तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। या टेंजेंशियल स्पीड जो है वेलोसिटी, वो कितनी है मेरे पास? 0 है। तो जो dv बाई ऑफ dx की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, तो सबसे लोअर से का कितना है? 0। और जहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर के लिए हर टाइम पे स्पीड कितनी है मेरे पास? इसके टेंजेंट के फॉर्मेट में देखो तो ओमेगा नॉट इंटू कितना है?
ये इनिशियल टाइम का है या नहीं। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, R2 से कहाँ के लिए, R1 के लिए, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा R1, क्योंकि इनर रेडियस कितना है मेरे पास, R1, ठीक है। अब देखो सब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर, लेकिन रुको, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। देखो एक्चुअल में तुम यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन पे देख रहे हो, तुम फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो, लेकिन ठीक है R2 माइनस R1 लिखे हो, नहीं तो R1 माइनस R2 लिखो ना, फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो। तो अब जब इसको बैलेंस करोगे तो dv बाई ऑफ dx कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा नॉट R1 बाय ऑफ कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 होगा। निगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, या फिर आप इधर निगेटिव लेते चलते। यहाँ तो पहले से आप नेगेटिव लिख के बैठे हुए, तो देखो ये कितना हुआ ईटा, अगले स्टेप में 2 पाई, ये कितना हुआ R1 का स्क्वायर L, और dv बाई ऑफ dx की वैल्यू माइनस सिंबल बाहर रखो, ये कितना हुआ मेरे पास ओमेगा नॉट R1 अपॉन R2 माइनस कौन सा हो गया, R1 हो गया। अब इनर्शिया पूछा है, क्या पूछा है, इनर्शिया पूछा है, तो इनर्शिया में किसकी काउंटिंग, इनर्शिया किसकी काउंटिंग, क्या ये सिलेंडर मेरे पास कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ इनर वाले के लिए। तो सिलेंडर की इनर्शिया कितनी होती है, क्वेश्चन में सॉलिड सिलेंडर मेंशन था या होलो था, द सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर की जो इनर्शिया देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हाफ मास m डिस्टेंस r1 का स्क्वायर, और d ओमेगा बाई ऑफ कितना हो जाएगा dt। अब देखो यही होगा, R1 से R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल डायरेक्टली, क्यों इतनी दूर तक हम लेके चले। तो अब देखो ये कितना होना स्टार्ट होगा, ईटा, यही लिखोगे। अगले स्टेप पे ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू एल ओमेगा नॉट R1, ये सब चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट है क्या, नहीं, ओमेगा नॉट अभी वेरिएबल है इस साइड, ये R2 माइनस R1, और dt को इधर लेके आओ, और बचा हुआ d ओमेगा बाई कौन सा हो जाएगा, ओमेगा नॉट, और इसे मैं क्या करते चलूंगा, इंटीग्रेट करते चलूंगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ओमेगा की वैल्यू किसी इंस्टेंट के लिए देख रहे हो, ओमेगा नॉट से लेके कहाँ तक, ओमेगा नॉट बाय 2 तक जा रही है, ठीक। ये मैं एकदम फाइनल इनिशियल वैल्यू के लिए लिख लिया, लेकिन किसी एक इंस्टेंट के लिए अगर लिखोगे तो ये ओमेगा बाय ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, ये ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, ये भी ओमेगा इंटू R1 हो जाएगा, ओमेगा इंटू ये हुआ। बस अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मेरे पास कितना हुआ, ईटा 4 पाई इंटू एल R1 अपॉन R2 माइनस क्या हो गया, R1, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ ये सब कांस्टेंट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टी आएगा, लिमिट 0 से लेके कहां तक है, कोई टाइम इंस्टेंट टी के लिए है तो टी ही रहेगा, एक पहले से नेगेटिव सिंबल है। अब देखो 1 बाय ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ओमेगा, ठीक। और लिमिट कहां से कहां तक, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट बाय 2 तक। अब ये ऑलरेडी, या तो फिर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निगेटिव लेता तो मेरा काम बन जाता, ठीक। अब देखो यहाँ पर से अब जैसे इसे सॉल्व करोगे ये कितना दिखेगा, माइनस ईटा 4 पाई एल इंटू R1 अपॉन R2 माइनस R1, यही दिखेगा, इंटू कितना हो जाएगा टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग कितना ओमेगा नॉट बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा लॉग ओमेगा नॉट, और लॉग m माइनस n का फॉर्मेट आएगा तो लॉग m बाय n करोगे तो लॉग m बाय n कितना हो जाएगा, बोलो, ओमेगा नॉट बाय 2 अपॉन ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln कितना हो जाएगा 1 बाय 2, और टाइम की वैल्यू पूछा है तो सबको दूसरे साइड लेके आओगे तो आंसर कुछ मिलना स्टार्ट होगा। तो t इज इक्वल टू ईटा 4 पाई एल R1 अपॉन R2 माइनस कितना हुआ R1 हुआ, ठीक। माइनस सिंबल इधर ही रहेगा तो ln 1 बाय 2 होगा।
अब देखो ये वैल्यू निगेटिव और ये वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव को चुपचाप अंदर लेके चलो, तो जब अंदर जाएगा तो ये मेरे पास, या फिर ये है तो यहाँ एक्सपोनेंट में जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा। -1 को ये क्या करेगा, चेंज कर लेगा ln2 लिख के, तो ईटा 4 पाई l r1 ln2 अपॉन कितना हुआ r2 माइनस r1। ये टाइम एक्चुअल में इसके स्टॉप होने के लिए, मतलब स्टॉप नहीं, ओमेगा नॉट बाई 2 आने के लिए कैपेबल है। ठीक है, अगर देखो नहीं लिखते, ये अगर निगेटिव में नहीं आता तो अपने आप क्या लिखते, देखो ये निगेटिव सिंबल में पहले से ही कंसीडर करके चलाऊं तो यहाँ पर ये निगेटिव नहीं लिया, इस निगेटिव को इस निगेटिव से कंपेयर मत करना कि अच्छा नहीं सर यहाँ पर तो आप माइनस होता है ईटा ए डीवी बाई ऑफ डी एक्स, ये फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं यही एडजस्टमेंट यहाँ पर कर, ठीक। देखो अब यहाँ तक आप लिख चुके, यहाँ तक आप प्रॉपर समझे, तो ये टाइम की वैल्यू अगर आप ये नहीं चेंज करते तो ये टाइम निगेटिव आता, और निगेटिव टाइम कभी पॉसिबल है ही नहीं। अब सब सही आएगा, देख लो आंसर परफेक्ट है। कुछ रह गया क्या, एम रह गया क्या, ओहो, और क्या रह गया, मैं पूरी वो कैलकुलेशन ही गलत रख दिया हूँ, ठीक, मैं वो सब चेंज कर देता हूँ। एम यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया, एम डिनोमिनेटर में, एम डिनोमिनेटर में, मैं किसी और की वैल्यू कैलकुलेट करते करते यहाँ पे इसको पहुंचा दिया, सॉरी। देखो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो, ये माइनस सिंबल अभी यहाँ पर जाके रख देता हूँ, तो ये ln2 ही मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक। ये कितना हो गया मेरे पास, m इंटू r2 माइनस r1, डिनोमिनेटर में ईटा 4 पाई l r1, ऐसा टाइम आना चाहिए, कुछ और गड़बड़ तो नहीं किया, देख लो एक बार, m r2 माइनस r1 ln2, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 ईटा, ठीक है, r1 इंटू एल, अब सही है, अब परफेक्ट। ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, मेरे से होते रहता है हड़बड़ी में, देख लो एक बार पूरा कंप्लीट, एक बार देख लो, फिर इसको रब करते हैं। स्क्रीनशॉट जैसा कुछ मारना है क्या, हो गया, ये हो गया, स्क्रीनशॉट जैसा मारना है तो मार लो, मैं हट जाता हूँ। चल चले, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी देखे, चल इसको मैं रब करता हूँ। देखो नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, किस चीज के लिए अभी हम देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी पे देखेंगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालू, देखो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, कि विस्कोसिटी में मेरे पास कैसा वेरिएशन होगा, सही लिखा हूं ना, हाँ, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी दो कंडीशन के लिए देखेंगे, एक टेम्परेचर के साथ और एक प्रेशर के साथ, ठीक है। तो पहले किसके साथ देखेंगे, विथ टेम्परेचर देखेंगे, कैसा देखेंगे, सबसे फर्स्ट किसके लिए मैं देखना चाहूंगा, विथ टेम्परेचर देखना चाहूंगा कि टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन कैसा होता है, कि विथ टेम्परेचर इसका वेरिएशन कैसा होगा, कहां पर जाएगा और किस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलें देखें, चलो एकदम इजी इजी वे में देखते हैं। देखो अगर मैं बात दोनों की बात करेंगे, फ्लूइड मतलब लिक्विड की भी और गैस की भी, फ्लूइड मतलब वो सारा स्ट्रक्चर जिसका एक फिक्स शेप नहीं है, तो देखो अगर मैं बात सबसे सिंपल से समझना, देखो क्या होगा कि अगर मैं लिक्विड में देखूं कि लिक्विड में टेम्परेचर में क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो डेंसिटी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। और डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आप ये लिखते हो कि मेरे पास उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे धीरे धीरे पतली होना स्टार्ट होगी, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी, वॉल्यूम बढ़ने के लिए तो बढ़ भी जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड में, किसमें, लिक्विड में ये चीज क्या होगा कि विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, मेरे पास डिक्रीज कर जाएगा। विस्कोसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे कि अगर मान के चलो मैं विस्कोसिटी को कैसा होगा, मेरे पास ये मेनली किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेरे पास लिक्विड में ये किसके कारण होता है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स होता है। जब से, ठीक, अब ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस होता है। अब मेरे पास विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस मेरे पास कैसा होता है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस इन लिक्विड मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, इन लिक्विड विस्कोसिटी आर प्रेजेंट, ठीक। अगर अब मैं ये लिखा कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, cohesive force are decreasing, ठीक। और अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो हम ये लिखेंगे देन विस्कोसिटी ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक। तो हमारे पास विस्कोसिटी में कैसा होगा, विथ लिक्विड के में मेरे पास कैसा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट यही चीज गैस में क्या होगा, गैस में क्या होगा, देखो गैस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं क्या करूंगा, इफ increase the temperature, increase the temperature, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक की स्पेलिंग सही तो लिखा था, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर जाएगा तो आपको ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के कारण मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही तो मास तो सेम है, तो मुझे क्या बढ़ जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और वी आर एम एस का अगर स्क्वायर इंक्रीज कर गया तो मुझे कोलिजन भी क्या हो जाएगा, कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर कोलिजन इंक्रीज कर गया तो चाहे जो हो जाए, अब क्या होगा, मेरे पास कोलिजन इंक्रीज करेगा। और कोलिजन के इंक्रीज होने से मेरे पास क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कोलिजन, ड्यू टू इंक्रीजिंग कोलिजन मेरे पास क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कोलिजन मेरे पास विस्कोसिटी और विस्कोसिटी आर increases in, sorry, gases, in gases, ठीक। तो गैसियस में मेरे पास क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस then kinetic energy of molecules are also increased, and if kinetic energy increase then RMS speed also increases, and if RMS speed increases then intermolecular of मेरे पास क्या, then intermolecular, sorry, ये then molecules collision
विल बी इंक्रीजेस, और अगर कोलिजन इंक्रीज हो गया तो मेरे पास वहां पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शंस मेरे पास कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यही चीज होता है, यही होता है क्या, कोलिजन के कारण। भाई कोलिजन के कारण टेम्परेचर ही बढ़ता है, यहाँ कोलिजन नहीं आना चाहिए। सीरियसली कोलिजन ही होगा। मैं गैस का पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कोलिजन ही सोचते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सोचो, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता, अगर जैसे मैं एक सिंपल से समझना, गैस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक कंटेनर ली, उसके अंदर पानी डाला, अब शक्कर डाल दिया, तो सिर्फ शक्कर डाल दिया उसमें, है ना, तो वो क्या डिजोल्व हो जाएगा शक्कर, होगा, कुछ देर तक वो अपने आप होगा। जैसे ठंडियों में जब शरबत बनाते हो तो क्या होता है कि ऐसे जब ठंडी में कहाँ शरबत बनाते हो यार, गर्मी में, ठंडी में अभी थोड़ी है। तो अगर मान के चलो एक कंटेनर लिया, उस पे मैं क्या डाला, चीनी डाला, अब शक्कर डाला या फिर चीनी बोलो, तो वो क्या होगा, पहले अपने आप से कुछ कैपेबिलिटी तक वो डिजोल्व होगा, उसमें घुल जाएगा। उसके बाद, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, फिर मुझे और ज्यादा करना पड़ता है ना, जब ऐसे सेक करते हो एक के ऊपर दूसरा मिलाना स्टार्ट करते हो, ठीक, अब वो भी हो, फिर मैं और डाल और अब मिला रहा हूँ, तो हो सकता है फिर भी नीचे साइड सरफेस में कुछ ना कुछ रह जाए। अब सबसे लास्ट तुम्हारे पास क्या रास्ता बचा है, बोलो, बोलो, अब सबसे लास्ट क्या है, सबसे लास्ट क्या है, अब अगर मैं मान के चलूं अब भी मेरे पास ऐसे सेक करने के बावजूद वो नहीं घुल रहा है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक चीज है कि मैं उसके टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, मतलब उसे गर्म करूंगा, तो उसमें एक दूसरे में घुलना स्टार्ट होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है। हम काइनेटिक एनर्जी के साथ क्यों हर बार बढ़ जाते हैं, ये इसलिए मैं बोला क्योंकि हमेशा हर कोई ये खोजता है कि अगर उसको गलती से ही दिखता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि उस केटीजी में अच्छे से वो ये पढ़ा होता है, फिजिक्स के अंदर की मैं बात करूं, मैं केमिस्ट्री को यहाँ पर कहीं दूर दूर तक नहीं लेके आता, तो उसको पहली बार यही लगता है कि जब मैं रेट टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, मैं क्या करूंगा, जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो एकदम गारंटी है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वीआरएमएस भी बढ़ेगा, कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ कोलिजन अगर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, उसमें विस्कोसिटी का कहां से आया। एक्चुअल में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, इफ वी इंक्रीजेस, ये क्या होगा, टेम्परेचर, देन रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो गया तो मतलब ये कंफर्म है कि मेरे पास क्या हो जाएगा, देन विस्कोसिटी, आर इंक्रीजेस if we increase the temperature, if we increase the temperature of gas, तो हम ये जानते हैं कि इन गैस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी विल बी इंक्रीजेस, बट इन लिक्विड इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर विस्कोसिटी विल बी डिक्रीजेस। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन, और यहाँ पे क्या है, कोहेसिव फोर्सेस है। तो दो चीजें आप समझना, यहाँ काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मत घुसाने लगना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गैस में कैसा रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो मेरे पास किसमें, सॉलिड में कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। चलो उसके बाद कैसा है, इतना पहले स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे देखते हैं। चलो ये हो गया, इसके बाद अब लास्ट देखते हैं, विथ टेम्परेचर देखे, अब दूसरा किसके साथ देखेंगे, विथ प्रेशर देख लेते हैं।
किसके साथ देखेंगे? विथ प्रेशर देखते हैं। तो अगर मैं विथ प्रेशर देखना स्टार्ट, क्या देखना स्टार्ट किया? विथ प्रेशर देखना स्टार्ट किया, तो मुझे क्या दिखेगा? देखो, इन लिक्विड में मेरे पास कैसा हो जाएगा? सबसे फर्स्ट लिक्विड में क्या दिखेगा? अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? कम क्लोजर आएगा। इफ वी इंक्रीज, इफ इंक्रीज प्रेशर, molecules come closer, then viscosity, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मोलिक्यूल्स पास आ गए, ऐसे लिक्विड के एकदम ऐसे प्रेशर पे रखे मोलिक्यूल्स पास आ गए, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बट तुम इस पे देखो, इस पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? रेट ऑफ, अभी हम देखें ना कि वो काइनेटिक एनर्जी में मेरे पास क्या हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो एक्चुअल में क्या होना स्टार्ट हुआ? मेरे पास कोलिजन बढ़ा। रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ी बढ़ता है। अगर जैसे मान के चलो एक छोटे से कंटेनर पे मैं रख दिया दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो अपने आप डिफ्यूज थोड़ी हो जाएंगे, मिल थोड़ी जाएंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ना स्टार्ट किसके कारण करता है? मेरे पास गैसेस में टेम्परेचर के कारण। तो मेरे पास यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो मेरे पास कैसा होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन रिमेन्स कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। मतलब देन हमारे पास ये कह सकते हैं कि मेरे पास कैसा रहेगा? विस्कोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। विस्कोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। ठीक, ये चीज है एक्चुअल। इतनी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी थी। ठीक है, विथ टेम्परेचर, विथ प्रेशर, दोनों के फॉर्मेट में देख लीजिए। प्रेशर में क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर में क्या हो रहा था कि लिक्विड के लिए विस्कोसिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। बट गैस के लिए विस्कोसिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। बट वही चीज अगर हम गैसेस उसमें देखने स्टार्ट किए प्रेशर के लिए, तो प्रेशर में मेरे पास क्या हो रहा था कि सॉलिड लिक्विड के लिए क्या हो रहा था? मेरे पास विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा था। बट मेरे पास किसके लिए? गैस के लिए कोई भी चेंजेस नहीं दिखा रहा। ठीक है, चलो इतना लिख लो, पहले लिख लो, मैं हट ही जाता हूँ। स्क्रीनशॉट मारने के लिए कुछ होना चाहिए। चलो इसके बाद अब हम क्या देखेंगे? स्टोक्स लॉ देखना स्टार्ट करते हैं। पहले इतना मैं रफ कर दूं। ठीक, चलो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्टोक लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग हम अपनी डालते हैं कौन सी? स्टोक लॉ। स्टोक्स लॉ, देखो इसकी एक खासियत है, ये सिर्फ एक स्पेरिकल बॉडी के लिए होता है। ठीक है, देखो जैसे क्या हुआ कि अगर मैं कोई एक स्पेरिकल बॉडी को लिया और जस्ट मैं क्या किया है, जैसे ड्रॉप करना स्टार्ट, जैसे मेरे पास ये एक इंक की बोतल है। ठीक है, इसे मैं लिया एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर एज्यूम करता हूँ और ऐसे किसी लिक्विड में डाल, जैसे इसको डालूंगा वैसे ही इसमें क्या होगा? लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा। और कौन सा पोर्शन आएगा? जैसे ये डाल रहा हूँ तो ये पोर्शन जो आगे का सरफेस है, यहाँ से ये आगे बढ़ना स्टार्ट। ठीक है, अब ये जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा तो धीरे धीरे इस पे एक विस्कोसिटी ऑफ फोर्स लगेगा। मतलब कैसा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ करता था कि आप एक कॉन्टेक्टिंग एरिया रेक्टेंगल स्ट्रक्चर में मस्त ऐसे एक शेप रखे कि मेरे पास एक ऐसा शेप है, ये बस इस नीचे की एरिया काउंटिंग कर ली।
लेंथ इनटू विड्थ कर लिए, खत्म कहानी है, मल्टीपल्स ऑफ उसके टू साइड्स को कर लिए। लेकिन स्पेरिकल के लिए अब थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब उसे वाटर के अंदर डालोगे लिक्विड के अंदर, तो उसका बॉटम एंड से, यहाँ से टिप से ये एरिया वेरी करता हुआ एक पॉइंट तक आएगा या नहीं आएगा। मतलब हर टाइम पे उस पे विस्कोसिटी कैसी रहेगी, वेलोसिटी के साथ तो वेरी ही करेगी, लेकिन स्टोक्स ने उसके एक फुल ऑफ फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे उसने ये रिप्रेजेंट किया कि F इज इक्वल टू 6 पाई, ये लिखा, ठीक, इनटू ईटा इनटू ए, और ये क्या लिख दिए यहाँ पे, v लिख दिए। बस यही मेरे पास कैसा होगा, यहाँ पे विस्कोस फोर्स होगा। ठीक, 6 पाई ईटा, ए क्यों लिख रहा हूं मैं, ए थोड़ी होगा, बस v होगा। ठीक, देखो नॉर्मल टाइम पे तुम क्या लिखते हो, ईटा की जगह पे ईटा ही है, ए लिखते हो, ए की प्लेस पे ये पूरा का पूरा कितना लिख दिया है, 6 पाई, और मेरे पास यहाँ पर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था, उसके जगह पे वेलोसिटी, ठीक है, 6 पाई ईटा इंटू वी। अभी यूनिट एंड डायमेंशन मैच किया क्या, नहीं, कुछ एक चीज छूटा हुआ है, कुछ एक चीज छूटा हुआ है। अगर देखो तो मैं बोल रहा हूं कि वहां पर तुम क्या लिखते थे, कई लोगों को भूलता है, वो इतना मात्र लिख के आते हैं। क्यों लिख के आते हैं, क्योंकि हर चीज पे फोकस नहीं होता। डायमेंशनली ये इनकरेक्ट है, मतलब अभी कुछ छूट रहा है। तो अब देखो क्या लिखते थे, ईटा ए, और डीवी बाई ऑफ क्या लिखते हो, डीएक्स, एरिया। एरिया मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड। यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो एक साइड की लेंथ कैंसिल आउट होती, फिर भी तो एक डायमेंशन बचता ना लेंथ का। तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, रेडियस, क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, क्या है मेरे पास, जहां पे आर क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये मेरे पास कौन सा लॉ कहलाता है, स्टोक्स लॉ कहलाता है। बस इतना सा ही स्टोक लॉ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। अगर किसी एक बॉडी को जस्ट उसकी थ्योरी लिखनी है, तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना। कई लोगों की कॉपी जब हम लोग कभी चेक करने को पाते हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है कि मतलब कहीं की कुछ भी स्टोरी लिख के आ जाता है। हम क्लास में उस चीज को रिलेट करने के हिसाब से कई बार थ्योरेटिकल अपने मतलब शब्दों में या अपनी फीलिंग में बताना चाहते हैं, या एक स्टोरी बताते हैं। स्टूडेंट वही स्टोरी क्या करता है, पेपर में लिखने बैठ जाता है। जैसे किसी दिन वो हुआ होगा कि कोई सर वो पूछे, लेंस का कुछ पेपर था, सब्जेक्टिव पेपर था, डिस्क्रिप्टिव था, वो ये लेंस के लिए पूछे कि लेंस का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट थी, तो वो क्या लिख के दी कि मतलब इन कैसा, चश्मा लिख के दी, इन चश्मा। और फिर उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप को वो क्या लिख के दी, इन दूरबीन। उसे नहीं समझ में आया कि टेलीस्कोप क्या होता है, लेकिन उसे उसने कैसा लिख दिया, इन दूरबीन, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ग्रामेटिकल अपने आप को सही रखना। हम फीलिंग है इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये है, तो आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, आर कैसा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसकी थ्योरी ऐसा लिखना कि अगर एक कोई स्फेरिकल बॉडी, इसी भाषा में मत लिखना भाई, कि अगर हम कोई एक स्फेरिकल ऑफ बॉडी को लेते हैं और जस्ट अगर मैं ड्रॉप किया, तो हर टाइम पे उस पे कॉन्टेक्टिंग ऑफ एरिया यहाँ से लेके पूरे इस पॉइंट से ऐसे लेके एक पॉइंट तक रहेगा या नहीं रहेगा। उस पॉइंट के कॉन्टेक्टिंग को कितना लिख दिया, 6 पाई इंटू आर स्क्वायर आया होगा, ईटा डीवी बाई ऑफ क्या हुआ होगा, डीएक्स हुआ होगा। तो ये मेरे पास आर, ठीक। अब ये इतना बस नहीं है, अब जो इस पे जो फ्लो है, जो लिक्विड का फ्लो है, वो लिक्विड हमेशा कैसा होगा, लिक्विड ऑलवेज भी कैसा रहेगा मेरे पास, ऑलवेज लार्ज, कैसा रहेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा रहेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए बस फ्लो आया और वहीं पर के लिए चलते हुए चला गया, इतनी बस चीज होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस इस पे देखी जानी चाहिए। देख लो इतना हो गया। उसके बाद अब टर्मिनल वेलोसिटी पे थोड़ा सा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये यूनिट एंड डायमेंशंस के हिसाब से भी आपका करेक्ट है। अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात, ठीक, चलो।
देखें, देखो अब मैं इसको हटाता हूँ और टर्मिनल वेलोसिटी पे देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे और आगे मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लगभग लगभग आज की ये लास्ट हेडिंग रहेगी, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ हेडिंग लास्ट रहेगी, पूरा लास्ट नहीं रहेगा। ठीक है, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, अभी लंबा चलेगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, समझो। देखो कई बार जब कहीं गए होगे, देखे होगे कि एक लिक्विड ऐसे मतलब ऐसे इधर से नीचे से ऐसे फुब्बारा मस्त ऐसे निकल रहा होगा, उसके ऊपर एक बॉल ऐसे डालो तो वो कुछ देर नीचे जाती है और उसके बाद वो कैसा हो जाता है, कॉन्स्टेंटली उस पर रेस्ट पे भी आता है। या फिर ऐसा हुआ कि एक पत्थर में उठाया और जस्ट ऐसे फेंका पानी के अंदर, तो एक टाइम तक तो वो कैसा डी एक्सेलरेट करते हुए एक वेलोसिटी को एक्वायर करता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रेट से आगे जाता है। ठीक, तो जब हम किसी पार्टिकल को लिक्विड के अंदर फेंकते हैं और जब वो उस वेलोसिटी को एक्वायर कर जाए जहां पे एक्सेलरेशन जीरो, वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब लिक्विड के अंदर जब कोई बॉडी ऑफ फ्लो करना स्टार्ट, तो वो फ्लो करते करते उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए और कांस्टेंट रेट से मूव करने लगे, वो वेलोसिटी कौन सी कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो देखो मैं इसमें जैसे थ्योरी बताना स्टार्ट किया, तो मैं क्या किया कि एक कंटेनर हमने कंसीडर किया। ठीक, अब कंटेनर कंसीडर किया तो ये यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट ए में एक स्पेरिकल बॉडी थी, स्पेरिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्पेरिकल बॉडी थी, मैं यहां से ड्रॉप किया, ये लिक्विड इस तरह से कुछ है। ठीक, अब अगर ये यहाँ पर से मूव करते हुए किसी हाइट तक आया होगा और इस पॉइंट बी में ये जब यहाँ पे आया होगा, ठीक है, तो अब जब ये इस ग्राउंड में आया होगा तो क्या हुआ होगा, देखो इधर की डायरेक्शन पे सभी टाइम पे मेरे पास एक्सेलरेशन सिर्फ एक साइड है और वो कैसा है, टुवर्ड्स ऑफ अर्थ से। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि एयर रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, जीरो। मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्वायर करते हुए ये नीचे जा रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या कर लिया होगा, एक्वायर कर लिया होगा। उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के बाद ये नीचे जाना स्टार्ट, अब जब नीचे जा रहा होगा तो हमेशा बॉडी का एक वेट होगा जो कि कहां पे लग रहा होगा, टूवर्ड्स ऑफ अर्थ सेंटर लग रहा होगा। तो जहां पे W की जो वैल्यू है वो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल, इसका मास कितना हो गया होगा, m। अब देखो ये फ्लूइड के अंदर आया है, फ्लूइड के अंदर आया है तो मेरे पास ये कैसा लिक्विड है, विस्कोस। ठीक है, विस्कोस लिक्विड है। ठीक, अगर ये विस्कोस लिक्विड है तो सबसे पहले देखो इस सरफेस पे मेरे पास ये नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप साइड लगेगा। तो ये फोर्स किधर लगेगा, अप साइड, क्योंकि बॉडी कहां पे जा रहा है, नीचे साइड। और एक अप थ्रस्ट लगेगा, या कौन सा फोर्स लगेगा, बियोन्से फोर्स लगेगा। ठीक, अब बियोन्से फोर्स लगेगा तो देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स डाउन साइड लग रहा था, mg, बट अब यहाँ पे बचे हुए दो फोर्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो अब मेरे पास जब दो फोर्सेस लगेंगे, कैसे लगेंगे, दो फोर्सेस लगेंगे तो मतलब क्या होगा, बॉडी डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे mg है, या तो कुछ ऐसी वैल्यू को एक्वायर करेगा। हो सकता है कई बॉडी का वेट इतना ज्यादा होता है कि एफवी और एफवी के समेशन से कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और अगर ज्यादा हो गया तो ये कभी रुक ही नहीं पाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो फॉर्मेट है जब मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो इन लिक्विड। इन लिक्विड एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गया तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल आ जाए। अगर नहीं है टर्मिनल वेलोसिटी के, अगर नहीं है टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल, तो अभी ये बॉडी कहां जाएगा,
नीचे जाएगा। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ ये बॉडी नीचे जाएगा, तो जो एफ नेट की वैल्यू है, एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो डब्ल्यू माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, एफ बी प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, ठीक। जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि एफ वी कौन सा है मेरे पास, विस्कोस फोर्स है। कौन सा मेरे पास है, विस्कोस फोर्स है। यह कौन सा, विस्कोसिटी कहते हो, इसी को क्या कहते हो, विस्कोसिटी कहते हो, ठीक। या फिर इसी में एफ बी क्या है मेरे पास, कौन सा है मेरे पास, बियोन्से फोर्स है, ठीक। या अपथ्रस्ट कह लेता हूं, या क्या कहते हो इसी को, अपथ्रस्ट कहते हो, ठीक है, इस तरह से कहते हो। तो एफ थ्रस्ट तो खत्म नहीं हो सकता, बियोन्से फोर्स खत्म नहीं हो सकता। मेरे पास इस बॉडी का रेडियस कितना है, जूम कर रहा हूं मैं, आर एस जूम कर रहा हूं, ठीक। तो ये तब है जब के लिए मेरे पास बॉडी का वेट, मतलब वेलोसिटी कैसी है, टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा है या कम है। भाई धीरे धीरे ये क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा होगा। अब ये चीज कंफर्म है कि टर्मिनल वेलोसिटी, देखो ये डिक्रीज तो नहीं हो सकता। अगर मान के चलो ये डिक्रीज, ये वैल्यू इतनी तेज से आए कि टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये सीधे नीचे चला जाएगा, इसका कोई इम्पेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर W की वैल्यू एफ बी अपॉन एफ बी से ज्यादा है, तो ये मेरे पास हमेशा इसे क्या करते जाएगा, एक्सेलरेट करते हुए ही नीचे जाएगा। मतलब ये कंफर्म है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी मैं देखना चाहता हूं, तो जब फ्लूइड इसके अंदर इंटर करे तो v की वैल्यू हमेशा vt से कैसी है, कम है। तब के लिए ये अप्लाई हो रहा होगा, ठीक हो रहा होगा। तो अगर मैं कहा इसी कंडीशन पे, अगर मैं अब ये कहा कि इफ क्या हो जाए, v की वैल्यू vt के इक्वल हो जाए, मतलब बॉडी की वेलोसिटी vt के इक्वल हो जाए, तब कितना होगा, इस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बट यहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी क्या, ना 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 ना। इस कंडीशन पे बॉडी अभी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। बट अब यहाँ एक्सेलरेट करेगी क्या, नहीं। और नहीं करेगी तो आप ये लिख सकते हो कि एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ बी प्लस ऑफ एफ बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब बॉडी का वेट जब किसके इक्वल हो जाए, अप थ्रस्ट प्लस ऑफ स्ट्रोक्स, ऐसा मेरे पास है विस्कोस फोर्स के इक्वल हो जाए समेशन के, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। या वेलोसिटी कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। तो अब देखो वेट को मैं कितना लिख सकता हूं, m इंटू जी, यही लिखूंगा, ठीक। उसके बाद एफ बी कौन सा है, अप थ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट फोर्स को आप क्या लिखते हैं, बियोन्से फोर्स को वॉल्यूम ऑफ आउटर ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड है तो मैं ये कैसा हुआ, वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैं ये काउंटिंग करता हूं कि रो मेरे पास किसका होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिग्मा क्या हुआ होगा मेरे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ होगा, ठीक है। इसकी डेंसिटी को मैं क्या एज्यूम किया हूं, लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा एज्यूम किया हूं, ठीक है। तो देखो वी आउट मतलब वॉल्यूम ऑफ किसका, मेरे पास रिप्लेस वाटर का, इनटू डेंसिटी ऑफ मेरे पास किसकी, लिक्विड की, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। ये बियॉन्ड से फोर्स हुआ। और विस्कोस फोर्स के लिए तो आप जान ही रहे हो कि कितना लिखते हो आप, बोलो 6 पाई ईटा वी। और ये वी कौन सा होगा, टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर वी को अब से मैं न्यू फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, ठीक है। ये भी न्यू और ये भी न्यू, ठीक है। बाकी सब हो गया, ठीक है। अब देखो
मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अभी भी आप इस पे एक चीज छोड़ते हो और वो क्या है उसकी रेडियस। रेडियस कितना है कैपिटल आर और ये मेरे पास वी है बट कौन सी स्पीड टर्मिनल स्पीड। क्या यहाँ टर्मिनल स्पीड आएगी क्या? यहाँ तक टर्मिनल स्पीड नहीं आएगी। किसी किसी क्वेश्चन बस में पूछेगा मुझे टर्मिनल स्पीड चाहिए तो मुझे ये कंडीशन क्या, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे पूछा है तो यहाँ पे टर्मिनल स्पीड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन मिलेगा। mg की वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ स्फीयर। मास ऑफ स्फीयर कितना होगा मुझे नहीं मालूम है कि उसका मास कितना है, क्वेश्चन में कंसिडर कर लिया वो अलग बात है, लेकिन फिर भी चलो कर लेंगे। मास कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम मेरे पास स्फीयर कंसीडर किया हुआ है तभी मैं ये लिखा हूं, नहीं तो मैं ये नहीं लिख सकता था। ठीक है, स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए लगेगा, मैं लिखना भूल गया था लेकिन आप लिख लेना, जस्ट एक हेडिंग पीछे है उसमें। ठीक, 4/3 इंटू पाई और ये कौन सा हुआ आर क्यूब। ठीक, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी और ये प्लस का कौन सा हुआ 6 पाई ईटा इंटू वी टी, यही होगा। ठीक, अब देखो इसको दूसरे साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा बोलो 6 पाई ईटा वी टी, यही होगा। इज इक्वल टू ये दूसरे साइड जाएगा तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब जी और ये कितना हुआ रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। ठीक, अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। देखो सबसे पहले पाई से पाई उड़ गया। ठीक, और ज्यादा चलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए थी तो 4/3 और ये कौन सा हुआ आर क्यूब जी रो माइनस कौन सा सिग्मा अपॉन 6 ईटा। अब देखो ये कितना हुआ 2 2 जा और ये 3 हुआ तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो गया 2/9, 2/9 ईटा आर क्यूब। आर क्यूब रहेगा, आर क्यूब रहेगा। राम राम राम, बोलने के बाद भी भूल जाते हो। एक लाइन यहाँ छोड़ दिए, एक यहाँ छोड़ दिए और ये यहाँ से उड़ा दिए, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया और ये कितना हो गया जी हो गया। अब रो माइनस ऑफ कौन सा है सिग्मा, ये है, देख लो। अब ये किसकी बात हो रही है टर्मिनल स्पीड की बात है 2/9 रो सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन ईटा, ये टर्मिनल स्पीड है या टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सोचो। हे भाई इसे करते हो यार, देखो अगर मैं बोला कि इस बॉडी को मैं यहां पर से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी कहां से चल रही होगी जीरो से। कैसे से चल रही होगी, अगर मान के चलो मैं यहाँ से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो से चल रही होगी और बढ़ते 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 क्या हो रही होगी आगे बढ़ते हुए जाएगी और एक टाइम पे जाके इसके इक्वल हो जाएगी। ये क्या है टाइम है या डिस्टेंस है? वेलोसिटी, ये टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ विथ कैसा है मेरे पास टाइम। ठीक है, तो विथ टाइम है, पहले मेरे पास वेलोसिटी जीरो रहेगी और एक टाइम के बाद जिस टाइम पे ये कांस्टेंट लाइन की इक्वल हो जाएगी उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए चली जाएगी और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके बाद अब क्या आएगा मेरे पास कांस्टेंट स्पीड आएगा या वेलोसिटी आएगी इसके बाद। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। क्या स्पीड कहते हैं टर्मिनल स्पीड। अब इसी पे देखो केस आई, क्या आना स्टार्ट होंगे कंडीशन। केस नंबर फर्स्ट, देखो इसी के बाद अगर मैं ये कहा कि रो इज ग्रेटर देन ऑफ सिग्मा, पहली कंडीशन
कि मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कैसी रख दिया हूं मैं, ज्यादा रख दिया हूं। बोलो, लिख लो पहले, इतना लिख लो फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इतना बस लिख लो पहले, स्क्रीनशॉट मारने जैसे ये देख लो पहले, समझ लो फिर आगे बताता हूँ हड़बड़ी किस बात की। चलो इतना देखते हैं, है ना। चलो अब अगर मैं यहां से पूछना स्टार्ट किया, मैं कंडीशंस पे चल रहा हूँ अपने, तो जैसी फर्स्ट कंडीशन आई, मैं ये कहा कि डेंसिटी ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन ऑफ कौन सा, डेंसिटी ऑफ, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसी रहेगी मेरे पास, पॉजिटिव आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि नीचे साइड जाएगी, वो उसी तरह से आएगी। मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग कैसा हो जाएगा मेरे पास लिक्विड में, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक, इसी में दूसरी कंडीशन की बात, जब सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ रो, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या हो मेरे पास, ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट कैसा मूव करेगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसा मूव करेगा, अपवर्ड। अब कई लोग सोचे ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, प्लास्टिक की बॉल लेना, पानी के अंदर ऐसे डालना, ऊपर आएगा, या क्या होगा आपके पास, सिंपल सा एग्जाम्पल, एयर बबल। एयर बबल, ये भी तो ऐसा ही होता है, ये भी तो पानी के सरफेस से ऊपर ही आता है। दूसरे स्टेप में अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि रेडियस में n टाइम इंक्रीज करूंगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम से इंक्रीज होगी, n स्क्वायर टाइम होगी। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी होगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस के स्क्वायर का होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे, जितनी बड़ी स्फीयर रेडियस का, उसका टर्मिनल वेलोसिटी उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और फोर्थ स्टेप में मेरे पास कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होता है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है, ईटा है। कैसा है मेरे पास, ईटा है। ठीक, और एक चीज, अगर लिक्विड में मेरे पास नीचे साइड जाना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहा कि मैं Vt की वैल्यू, अगर मैं क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगा, देन मैं ये कह सकता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये चीज, जैसे अगर हार्ड ऑफ ऑयल की मतलब लिक्विड की बात करें, या जैसे मान के चलो हम लोग किसकी बात करते हैं, OH की बात करें क्या, एल्कोहल, एल्कोहल लो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ हनी की, मतलब शहद की, तो शहद आप ये जानते हो कि वो कैसा होता है, हाईली डेंसिटी होता है। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये कहानियां हैं इस पूरे फॉर्मेट के अंदर। अब इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बचा हुआ है। देख लो, अरे इतना बड़ा पेट आ गया होगा भाई, देख लो इधर देख लो। चलो ये हो गया, रफ करूं ये पूरा। अब क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन देखते हैं, कम से कम तीन चार तो देख ही लेते हैं, फिर बाकी भले नहीं देखें, है ना। तीन चार तो देख ही लेते हैं आज, दो और इसके बाद बहुत ज्यादा आएंगे, तो दो या तीन पार्ट आएंगे। आज कौन सा पार्ट है, आज सेकेंड पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में मैक्सिमम खत्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, छोटा चैप्टर है, विस्कोसिटी है ही कितना, एक हफ्ते का भी नहीं होता है क्लास में। चलो रफ करता हूँ मैं, ठीक है। देखो, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एक्चुअल में 4 अलग-अलग पोर्शन में बटा हुआ है। तो अभी तो मैं उसके सिर्फ एक चैप्टर को टच किया हूँ। पहला कौन सा होता है, फ्लूइड स्टैटिक, फिर होता है डायनेमिक,
फिर होता है कौन सा सरफेस टेंशन, फिर मतलब पहले फ्लूइड पूरा रेस्ट पे पड़ते हैं, ठीक है, फिर उसको मूव कराते हैं और मूव कराने के बाद उस पर फ्रिक्शन भी देख लेते हैं और फ्रिक्शन देखने के बाद उसका सरफेस टेंशन भी देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक, ये चारों को मिला के मेंस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन लगभग लगभग रहता ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ, चलो दिखना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एट स्पेरिकल raindrop of equal size, 8 spherical raindrop of equal size are falling vertically through air with a terminal velocity of 0.5 meter per second square, of 0.5 meter per second square. ठीक, what would be the terminal speed of the bigger spherical drop formed if these drop collapse to form the bigger drop? ठीक, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, अभी जो इधर में बताया था ना बस उसी का यूज ही केस की कंडीशन के लिए। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 8 स्पेरिकल रेन ड्रॉप थे, सभी की साइज इक्वल थी, सभी की साइज कैसी थी, इक्वल थी, और वर्टिकली थ्रू ऑफ एयर विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी कितना था तब की कंडीशन पे, पहले बताओ, पहले की कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी कितना था, 0.5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अब ये सभी स्मॉल फॉर्मेट में थे और ये सभी कोलैप्स करके क्या बना लिए, एक लार्ज साइज का, एक पहले 8 स्मॉल स्पेरिकल बबल्स थे, ठीक, उनको एयर पे छोड़ा जा रहा था कि मतलब एक नीचे की तरफ में ड्रॉप थे, बबल्स थे, क्या था, 8 स्पेरिकल रेन ड्रॉप ऐसे ऊपर से छोड़े गए तो 8 स्पेरिकल थे, ठीक, अब उनको छोड़ दिया, अब वो धीरे धीरे कहाँ पे आना स्टार्ट किए, नीचे से 8 स्पेरिकल, तब उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी पाई गई, फ्लूइड मतलब एयर को भी वो कंसीडर कर लिया, तब वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, टर्मिनल स्पीड जो थी वो 0.5 मीटर पर सेकंड। अब वो बोल रहा है कि वो मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना, एक बड़ा ड्रॉप बना लिए, तब उसकी टर्मिनल स्पीड कितनी है ना, आसान सा क्वेश्चन है कि तब उसकी टर्मिनल, मेरे पास टर्मिनल स्पीड कितनी, तो आप ये समझो थोड़ा कि मेरे पास जब एक सिंगल तब कितना था, 0.5, रेडियस वेरी कर रही होगी, आप अभी कुछ देर पहले देखे हो कि टर्मिनल स्पीड रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ये समझो कि मेरे पास पहले रेडियस कितनी थी, अज्यूम किया कि स्मॉल आर, तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्या, हाँ, अगर ड्रॉप मिल रहे हैं तो चाहे जो हो जाए उनका वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल, इनिशियली कितना था उसका 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये सिंगल ड्रॉप की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, सिंगल ड्रॉप की बात हो रही है, और उस टाइम पे कितने थे सिंगल ड्रॉप इस टाइप से, 8, फिर जब कंबाइन हो गए तो सभी मिल के मेरे पास इतना वॉल्यूम एक्वायर की, ये दोनों की वैल्यू कैसी होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इज इक्वल टू टोटल लार्ज स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक, तो जहां पर से देखो आप ये लिखोगे कि आपके पास ये 8 इंटू 4/3 उड़ जाएगा यार, 4/3 इंटू पाई हट जाएगा, सिर्फ आप कितने लिखने को पाओगे, 8 इंटू आर की पावर में 3 जो इक्वल टू आर की पावर में 3, तो मतलब जो रेडियस में वेरिएशन हुआ है वो पुराने टाइम का कितना टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो टर्मिनल स्पीड जो आप कहते हो वो कैसा था, मेरे पास बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही तो फाइंड करना है मुझे, मतलब विस्कोसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल कांस्टेंट है, या वाटर लिक्विड का जो ड्रॉप है वो कांस्टेंट है, और डेंसिटी ऑफ एयर भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास vt जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कौन सा था मेरे पास, r के स्क्वायर, ठीक, तो देखो पहले स्टेप में टर्मिनल वेलोसिटी जो था वो मेरे पास एज्यूम कर रहा हूं कि r के इक्वल था, r का स्क्वायर, दूसरे स्टेप में जो टर्मिनल वेलोसिटी बाद में जो देखने को मिलेगी वो किसके प्रोपोर्शनल था मेरे पास, कैपिटल R का स्क्वायर, तो कैपिटल R के स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो किसके इक्वल है, आप खुद ही बताओ, वो
2 टाइम्स ऑफ आर का क्या है मेरे पास स्क्वायर। ठीक, यही है। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, वी टी और ये कौन सा हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा वी डैश टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 और ये आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कैंसिल आउट। वी टी की जो वैल्यू है वो कितना हो गया मेरे पास 0.5 इंटू 4 इज इक्वल टू वी टी का क्या हो गया डैश। तो वी टी डैश की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एक सिंपल सा फॉर्मेट बन के आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, चलो इसके बाद अभी इसी में दूसरा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था ना, अब दूसरा क्वेश्चन इसी के आगे मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। इसी में अटैच कर दूं क्या, नहीं हटाओ, अगले में कर देंगे, पहले आप ये देख लो। इधर दूसरे में लिख दूंगा, इसको रफ करो, चलो इसको रफ करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द टर्मिनल स्पीड with which, calculate the terminal speed with which an air bubble, with which an air bubble 0.8 millimeter in diameter will rise in liquid of coefficient of viscosity 0.15 newton second per meter square and specific gravity 0.9 if the density of air is 1.293 kg per meter cube given है। ठीक, देखो क्वेश्चन ढंग का है, बस समझने की कोशिश करना। फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप समझो। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी सॉरी टर्मिनल स्पीड विथ विच इन एयर बबल ऑफ कितना है मेरे पास 0.8 mm है, कितना है 0.8 mm है इन डायमीटर विल राइज इन लिक्विड। ठीक, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, एयर की गिवन है कि मेरे पास 0.15 इंटू 10 पावर ऑफ सॉरी 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक बबल है जो लिक्विड के अंदर है, वो वहां से ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, तो ये लिक्विड की डेंसिटी है, सॉरी विस्कोसिटी है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 if the density of air is 1.29 kg per meter cube। इस तरह से क्वेश्चन पे बड़ा ढंग से बता दिया। ठीक है, चलो तो देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। कि मेरे पास उस बबल का क्या गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 0.8 मिलीमीटर गिवन है। तो कन्वर्ट कर लो तो 0.8 इंटू 10 दी पावर ऑफ -3 मीटर, इतना ही देखने को मिलेगा। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे पास कैसा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो गिवन है, उसमें से ये लिक्विड का है 0.15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एक और डाटा गिवन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी गिवन है, लिक्विड की गिवन है। तो लिक्विड की ग्रेविटी को सॉरी लिक्विड की डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, सिग्मा से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप क्या लिखते हो, डेंसिटी ऑफ क्या कहते हो इसको, लिक्विड कहते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कहते हो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करते हो आप, रिप्रेजेंट करते हो डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो ये 0.9 है, वाटर की डेंसिटी 10 दी पावर ऑफ 3 होती है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा हो जाएगा। तो ये बस बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो जहां पे सिग्मा की वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, ये वैल्यू आप बताओ, ये कितना लिखोगे 10 दी पावर सॉरी 0.9 into 10 the power of 3 kg per meter cube, बस
और एक कोई डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ किसकी गिवन है, एयर की गिवन 1.29 है डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब एयर बबल है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह बात करेगा, जो कि 1.293 केजी पर मीटर क्यूब कहलाएगा। मुझे टर्मिनल स्पीड पूछा है, तो टर्मिनल स्पीड के लिए आप अभी देख लो कि ये 2/3 होगा, ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पाई बचा था ये कैंसिल आउट होगा। एक और था, चलो आर स्क्वायर लिख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं, रो माइनस ऑफ कौन सा, सिग्मा। एक और चीज था, आप याद करो, एक ही चीज छूट रहा है, अभी ये डायमेंशनली कहीं से कहीं भी करेक्ट नहीं, कुछ एक ही चीज छूट रहा है, सब चीजें पाई था क्या, नहीं पाई कैंसिल आउट, एक ही चीज छूट रहा है, देखो ये, ठीक। अब देखो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, बोलो 2/3 इंटू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ईटा की वैल्यू कितना गिवन है 0.15 इंटू, अब देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 1.293 माइनस, सिग्मा नहीं रो की वैल्यू चाहिए ना ऑब्जेक्ट की, माइनस सिग्मा की वैल्यू लिक्विड की कितनी है 0.9 इंटू 10⁻³ है, और ये जी की वैल्यू 10 है। मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मुझे बस एक ही चीज देखना है, बस एक ही चीज देखना है, आप ये देखो ये नंबर कैसा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन ऑफ है कितना, सिग्मा। आप अपने आप देखोगे कि टर्मिनल स्पीड आपकी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, निगेटिव आ रही है मतलब बबल कैसा मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव करेगा, तो वैसा बबल मूव अपवर्ड, ठीक। तो ये चीज आप समझो, ये यहां से मुझे पता चल रहा है कि अपवर्ड ऑफ मूव करेगा, अगर यही चीज मेरे पास कैसा होता कि ये ज्यादा होता और ये कम होता तो ये कहां पे जाता, नीचे जाता, आपको सिंपल से मालूम है, इस पे कोई दूर तक की बात नहीं, आपको इधर यहाँ निगेटिव पॉजिटिव देखने की जरूरत नहीं, हाँ बोर्ड के पेपर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे अगर आप देख लो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो अब मेरे पास वो डूबेगा कहाँ, वो तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आएगी। तो टर्मिनल स्पीड यहाँ पर कितनी आई है डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 0.0021, कितनी आई है माइनस का 0.0021 मीटर पर सेकेंड, ये टर्मिनल स्पीड आई, देख लो देख लो, टाइम बहुत हो रहा है, मुझे लगता है कि एंड करना चाहिए इसको, लग रहा है कि एंड कर दिया जाए, कि और एक आध क्वेश्चन देखोगे, एक आध क्वेश्चन और कोई देखना है क्या, एक छोटा सा देख लेते हैं, बस हो गया, छोटा सा, बचा हुआ 2 क्वेश्चन कल के वाले वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो, ठीक है, छोटा सा है ना, क्यों कल के लिए लेके जाना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो बढ़ेंगे, कि रहन दे, छोड़ो रहन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन तो, चलो हटाओ, आज के लिए इतना ही बस रखते हैं, बाकी नेक्स्ट, ठीक है।